है कि सफलता और असफलता में वास्तव में एक बारीक रेखा है। सफलता एक सापेक्ष अवधारणा है। कोई व्यक्ति अगर सफल होता है तो किसी चीज़ के सापेक्ष होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो जितने पद आए हैं उसके जो भी प्रश्नों का मैं उत्तर जो मुझे नहीं आता था तो मैं केवल गूगल करता था, गूगल से उसका उत्तर ढूंढता था। आपकी तैयारी का मूल आधार क्या रहा? धैर्य पे मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ क्योंकि आप सोचिए, एक उदाहरण मिलता है दशरथ माझी का। दशरथ माझी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया। तो उस व्यक्ति ने जब पहाड़ काटने का पहली बार प्रयत्न किया होगा, पूरी दुनिया हंसी कि पूरे गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमारा विधि विभाग ही एक ऐसा है जहाँ पर एक बेहद अनुशासन का माहौल देखा जाता है। पूरी भगवत गीता को पढ़िए तो आपको लगेगा कि उन्होंने जो कर्मयोग की शिक्षा दी है ना, वो किसी भी हताश व्यक्ति को जीवंतता प्रदान कर सकता है। एक श्लोक है भगवत गीता का कि वो कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापसी। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय दोनों में समान भाव रह करके कर्म करो पार्थ। कुछ ऐसे केस जो अगर आपको दिखें आपके कार्यकाल के दौरान जिसमें आपको सच्चाई मालूम हो कि सच्चाई यह है जो साफ साफ झलक रही है, फिर कानूनी किताबें या कानूनी जो दांव पेच हैं वह आपको कुछ और इंगित कर रहे हों, ऐसे असमंजस की स्थिति में आप क्या करेंगे? नहीं होता है। न्यायाधीश का पद बड़ा गरिमामय पद होता है। कहीं से भी हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, या फिर मेरे जैसा इस गांव में गोरखपुर के एक साधारण गांव से भी हो, भी आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। रात रजाइयों में काटने से सफलता आती नहीं, यूं ही दुनिया किसी के गुणगान गाती नहीं। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अजय पटेल वाग्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के 25वें एपिसोड में आइए हम आपको मिलवाते हैं 2022 PCSJ परीक्षा को अपने प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण कर चुके शो मिलाते हैं सर्वेश पांडे जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका संवाद कार्यक्रम में, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि सर, जब हम एक विद्यालय में पढ़ रहे होते हैं, जब हम स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, तो अमूमन हम सभी के जीवन में जो शिक्षक बंधु होते हैं वह ऐसा प्रश्न हमसे करते हैं कि बेटा आपको बड़ा होके क्या बनना है। यह प्रश्न आपके भी सन्मुख आया होगा, सबके सन्मुख आता है, और उस समय हर एक बच्चा बड़े बड़े पदों का नाम ही लेता है, लेकिन उन बड़े पदों तक गिनती के ही लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि आगे आने वाली दुश्वारियों का पता उस बाल मन को नहीं होता है। आपको कब पहली बार एहसास हुआ कि मुझे जज ही बनना है? देखिए, जज बनने का पहली बार एहसास यदि कहें तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था BA के दौरान, उस समय मुझे ये लगा कि जैसे मेरे परिवार में मेरे पिताजी एडवोकेट हैं, तो पिताजी इस बात की चर्चा करते थे कि जज का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जज विभिन्न मुद्दों पर निर्णय करते हैं, वो न्याय देते हैं। तो मुझे लगा उस समय कि मुझे LLB की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए और जज बनना चाहिए। तब मैं एक मतलब ऐसा लगा कि मुझे यदि मैं जज बनूंगा तो मैं समाज के जो अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति हैं उनके साथ भी न्याय कर पाऊंगा। इसलिए मुझे वहाँ से मतलब आपने जो प्रश्न किया, तो मुझे ग्रेजुएशन से इसका, बचपन से तो ऐसा नहीं था कि मैं जज बनूंगा। ऐसा है, बचपन में जो बालमन होता है ना, जब छोटा बालक होता है तो उस समय अगर कोई पूछा जाता है बेटा क्या बनोगे, तो वो ज़्यादा कह देता मैं पुलिस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, जो समाज में ऐसे वो होते हैं। ऐसा उस समय कोई मेरा ये नहीं था, लेकिन मैं जब ग्रेजुएशन के दौरान था तो उस समय मैंने मन में ये कर लिया कि मैं अपनी लॉ की पढ़ाई करूँगा और लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद जज के पद पर जाऊँगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो लॉ फैकल्टी है, माना जाता है कि जब जब PCSJ का एग्ज़ाम निकलता है तो यहाँ के बच्चे नया कीर्तिमान स्थापित करते रहे हैं।
आपने यहाँ से पढ़ाई किया हुआ है, क्या बेहतर व्यवस्था है यहाँ पे, या पढ़ाई का कैसा माहौल है, आप अपने स्तर से बताएं। क्योंकि आपने केवल पढ़ाई ही नहीं किया, आपने वहाँ से टॉप भी किया हुआ है, आपको स्वर्ण पदक भी मिला हुआ है। तो कैसा माहौल है पठन पाठन का गोरखपुर विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा को लेकर? देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, आप यदि उसके बारे में रिसर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि इसे जजेस फैक्ट्री कहा जाता है। ये कभी भी कोई वैकेंसी जो आती है तो उसमें बहुत मात्रा में जजेस यहाँ से लोग बने हुए हैं, और ये एक बड़ी बेहतरीन परंपरा रही है वहाँ पर। तो मुझे भी इस बात का गौरव है कि मैं ऐसे संस्था का विद्यार्थी रहा हूँ, और मेरे गुरुजनों ने मेरी लॉ के जो समझ हमारी होती है, सामान्य समझ विकसित करने में उन लोगों का बड़ा योगदान रहा है। तो मैं जो कुछ भी इस समय अर्जित कर पाया हूँ लोगों के आशीर्वाद से है, और निसंदेह लॉ डिपार्टमेंट में एक अच्छा बड़ा सकारात्मक और बड़ा अनुशासन का माहौल रहा है। आप देखिए, पूरे गोरखपुर विश्वविद्यालय में हमारा विधि विभाग ही एक ऐसा है जहाँ पर एक बेहद अनुशासन का माहौल देखा जाता है। तो अगर कोई बालक वहाँ जा रहा है तो होता है ना कि विश्वविद्यालय में लोग नारे लगाने लगते हैं, छात्र नेता वो करते हैं, लेकिन वहाँ पर जब हम विधि विभाग में प्रवेश करते हैं तो बाकायदा पूरे अनुशासन के साथ अच्छे से जाइए, राजनीतिक नारेबाजी नहीं, ये सारी चीज़ों को बड़ा अच्छे से रखा जाता है। तो एक अनुशासन के साथ एक बड़ा सकारात्मक माहौल है, और कानून के लिए एक बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ पर होती रही है और होती है। आगे भी मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से ही बनी रहेगी व्यवस्था। जैसा कि आपने कहा कि आपने ग्रेजुएशन में यह तय किया कि मुझे जज बनना है या मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए पिता की प्रेरणा से, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी स्कूलिंग शिक्षा के बारे में बताइए। होता क्या है कि बहुत से गांव के ऐसे बच्चे जो यह सोच के डर जाते हैं कि अरे मैं बहुत बड़े शहर के विद्यालय से नहीं पढ़ा हूँ तो मैं कैसे इतने बड़े पद पे पहुँचूँगा। तो अगर आप बताएंगे कि आपकी स्कूलिंग शिक्षा कहाँ से हुई है, आपने किस आधार पे कैसे कैसे अपनी उच्च शिक्षा तक की शिक्षा ग्रहण की है, तो उन्हें मनोबल मिले नहीं कि हमारे ही लाइन से, हमारे ही अगल बगल से एक सर्वेश पांडे जज हो सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं। बताइए थोड़ा इसके बारे में। जी देखिए, बिल्कुल हम भी उसी परिवेश से ही बिलोंग करते हैं। मतलब एक सामान्य परिवेश से निकला हुआ एक विद्यार्थी अगर मैं इस पद पर पहुंचा हूं, ऐसा कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरा कोई ऐसा पृष्ठभूमि, बहुत बड़ा पृष्ठभूमि रहा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूं कि मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। तो जो मेरे हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की भी है, नौसड़ के पास ही हमारा आदर्श जनता इंटर कॉलेज है, मैंने वहाँ से हाई स्कूल किया। इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से किया, और बाकी सारी जो ग्रेजुएशन यानी बीए से लेकर के और एलएलएम तक अपना जो भी सफ़र रहा है मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही पूरा किया है। और उसके बाद मैंने यूजीसी नेट लॉ क्वालिफाई किया, देन उसके बाद यूजीसी जेआरएफ हुआ, और करेंटली अभी मैं पीएचडी स्कॉलर भी हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा पीएचडी भी चल रहा है। तो मेरा ये मानना ये है कि आप किसी भी पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हो, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और एक निरंतर कर्म भावना के साथ यदि आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कहीं किसी भी पृष्ठभूमि से आप बिलोंग करते हो, आप अच्छा कार्य कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। बीसीएस जे की तैयारी के लिए बहुत से प्रतियोगी छात्र इलाहाबाद की गलियों में, बनारस की गलियों में रहते हैं, तैयारी करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। सिलेक्शन नहीं होने पे हम यह नहीं कह सकते हैं कि उनका परिश्रम कहीं से जाया है, लेकिन आप अपने प्रथम प्रयास में ही आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाते हैं। आपकी तैयारी का मूल आधार क्या रहा? देखिए ये वास्तव में सुखद है कि प्रथम प्रयास में अगर किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेना, और ऐसा नहीं है कि आप इलाहाबाद में जो लोग छात्र हैं और जिन्होंने परीक्षा दिया होगा या किसी कारण से असफल हो जाते हैं तो वो मुझसे कम पढ़े लिखे हैं या मुझसे कम ज्ञान रखते हैं, ऐसा इसका कोई एक पैमाना नहीं होता है। लेकिन ये एक रणनीति का एक अहम चीज़ है। मुझे लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति, आप देखिए
कोई युद्ध क्षेत्र में पहले जाता था तो वो युद्ध से पहले एक युद्ध नीति बनाता था, उसी तरीके से यह भी एक तरह से तैयारी भी एक युद्ध ही है। इस युद्ध में भी अगर आप एक सकारात्मक रणनीति बना करके अगर बढ़ते हैं तो आप सफलता जल्द ही प्राप्त कर लेंगे और हो सकता है प्रथम प्रयास भी में भी प्राप्त कर लेंगे। तो मैंने जो अपनी तैयारी की थी इस संदर्भ में, चूँकि मैं आपको बताऊं कि मैंने एलएलएम किया, उसके बाद यूजीसी नेट और जेआरएफ में हुआ, तो मेरी लॉ की जो पढ़ाई थी वो उसकी निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी लगातार बनी हुई थी। वो ऐसा नहीं था कि मैं बीच में कहीं रुक गया था। मुझे इस वैकेंसी का इंतज़ार था और जब ये वैकेंसी 10 दिसंबर 2022 को जब ये विज्ञप्ति प्रकाशित हुई तो उस दिन से मेरे मेहनत का जो भी तरीका था उसको मैंने एक रणनीति के रूप में बदला कि किस तरीके से अपनी पूरी तैयारी करनी है। और 10 घंटा 12 घंटा और जब जैसे समय निकट आया तो 15-16 घंटे भी चले जाते थे, इवन नींद तक नहीं आती थी। एक होता है ना कि परीक्षा का वो, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक स्ट्रैटेजी बना करके कोई काम करते हैं और कठिन परिश्रम से काम करते हैं तो आप कहीं से भी हों, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, या फिर मेरे जैसा इस गाँव में गोरखपुर के एक साधारण गाँव से भी हो, भी आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। सफलता और असफलता के बीच एक बारीक रेखा होती है। जैसा अभी आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि इस परीक्षा में जो लोग 2 नंबर 5 नंबर या किन्हीं कारणों से छट गए हों वह आपसे कम जानकार हैं या उन्होंने आपसे कम मेहनत किया होगा। कुछ चीज़ें तय कर देती हैं कि आप सफल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जहाँ से उस बारीक रेखा के कोई इस पार रह गया, कोई उस पार रह गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है। सच बात यही है कि सफलता और असफलता में वास्तव में एक बारीक रेखा है और मैं तो ये मानता हूँ ना कि ये सफलता एक सापेक्ष अवधारणा है। कोई व्यक्ति अगर सफल होता है तो किसी चीज़ के सापेक्ष होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, कोई व्यक्ति सफल हुआ है तो जितने पद आए हैं उसके सापेक्ष सफल हुआ है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर 50 ही पद आए हुए होते इस विज्ञप्ति में, तो जो व्यक्ति 100 रैंक जिसका रैंक नंबर 100 है वो तो नहीं सफल हुआ होता। तो 50 वाले को तो आप सफल गिनेंगे, लेकिन वही 100 नंबर, लेकिन इस विज्ञप्ति में 300 पद थे तो 100 वाला भी सफल हो गया है, 150 रैंक वाला भी सफल हो गया है। तो सफलता एक सापेक्ष अवधारणा है। ये होता है कि हम चूँकि ये एक नंबरों का एक खेल है, एक आप परिश्रम करते हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि जो हमारे साथी किन्हीं कारणों से यदि नहीं हो पाए, चयनित नहीं हो पाए इसका है, तो वो अगर आप देखिए तो वो असफल नहीं हैं। वह उस 302 पद 303 पद जो इस विज्ञापन में आए थे, उस 303 पदों के सापेक्ष बस वो बाहर हुए हैं, वो असफल नहीं हैं। हाँ, और मेरा मानना ये है कि फिर वो जब नई विज्ञप्ति आएगी या फिर कोई और परीक्षा होगी तो उसमें कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। तो बस यही है कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि सफलता जो है और असफलता में बड़ी बारीकी और अंतर ही है। एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा हो इस समय पीसीएस जे की, जिसे के अंदर ये सपने हों कि हमें जज बनना ही बनना है और कानून व्यवस्था में एक निर्णायक भूमिका समाज में निभाना है, उसे आप अपने तैयारी के आधार पे कौन से ऐसे मूल मंत्र देना चाहेंगे कि उसे इन विषयों पर विशेष फोकस रखना चाहिए? और अगर वह जूनियर कक्षा में है, अगर वह हाई स्कूल में है या अगर वह इंटर में है और उसके साथ यह स्वर्णिम भाग्य है कि उसने अभी ही तय कर लिया है कि उसे क्या बनना है, तो उसे कौन से सीधे मार्ग पे चलना चाहिए? होता क्या है कि बहुत से बच्चे सपने तो होते हैं लेकिन मार्ग नहीं पता होता है। और जैसे आपने कहा कि आपकी तैयारी कानून के ही सीधे सीधे रास्ते पे चलती चली जा रही थी, चाहे आपने नेट किया, चाहे आपने एलएलएम किया, तो आप भटके नहीं, आपके अंदर भटकाव नहीं आया। तो एक सही मार्गदर्शक का होना बड़ा ज़रूरी है। तो आप उन बच्चों को जो जूनियर कक्षाओं में हो या हाई स्कूल में हो या इंटरमीडिएट में हो और उनके मन में आकांक्षाएं हो कि उन्हें न्यायिक सेवा में जाना है, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर कोई बच्चा हाई स्कूल में है, इंटरमीडिएट कर रहा है और वो न्यायिक सेवाओं में जाने का इच्छुक है, तो ग्रेजुएशन तो उसे करना ही होगा। आज वो ऑनर्स भी कर सकता है, बीए एलएलबी कर सकता है, एलएलबी भी कर सकता है। और बीए एलएलबी की पढ़ाई के दौरान ही यदि वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो गया है
बहुत सी बार होता क्या है कि उस समय हम लोग तो पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कंपटीशन की भावना नहीं आती है, या हम यह नहीं विचार किए रहते हैं कि हमें ये चीज़ हासिल ही करना है। तो यदि उसके अंदर ये चेतना आ गई है कि मुझे जज बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है लॉ के क्षेत्र में, या मुझे एक अच्छा एडवोकेट ही बनना है, तो वो अभी से ही यदि लग जाएगा, क्योंकि देखिए पूरी पढ़ाई जो होती है ना, वो आपका सारा बेसिक एलएलबी ही है। अगर वो एलएलबी से अच्छे से पढ़ाई कर लेगा ना, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट आपका तैयार हुआ ना, तो नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी में ही वो सफल होने के कगार पर पहुंच जाएगा, या यूँ कहिए कि सफलता प्राप्त भी कर सकता है। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप उसी समय से ही अपना लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए, यदि आपका कोई बढ़िया मार्गदर्शक मिल जाए यदि, तो उस मार्गदर्शक का सहारा लीजिए। देखिए जीवन में मार्गदर्शक का होना भी बहुत जरूरी। वो मार्गदर्शक कहीं से भी आपको प्रेरणा मिले, उससे आप प्रेरणा ग्रहण करिए, आप उस प्रेरणा से आगे बढ़िए। आपकी प्रेरणा आपके माता पिता हो सकते हैं, आपकी प्रेरणा ईश्वर में हो सकती है, जहाँ से भी आप प्रेरित हो सकें। कोई ऐसा महनीय व्यक्तित्व हो सकता है जिससे आप प्रभावित हुए हों, उनसे प्रेरित होइए और बस समर्पित भाव से लगे रहिए। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना यह है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर धैर्य है, अनुशासन है, निरंतरता है, तो वो सफल हो जाएगा। और धैर्य पे मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप सोचिए, एक उदाहरण मिलता है दशरथ माझी का। दशरथ माझी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बनाया। तो उस व्यक्ति ने जब पहाड़ काटने का पहली बार प्रयत्न किया होगा, पूरी दुनिया हंसी होगी, लेकिन जब उसने प्रयत्न निरंतर करते रहे और वही 20 सालों 25 सालों तक वो प्रयत्न किया, तो आप देखिए पहाड़ भी उसकी रास्ता उसके लिए बनाने के लिए तैयार हो गया, रास्ता दे दिया उसको। और आज वो पाठ्यक्रम और आज वो पाठ्यक्रम का हिस्सा, आज वो एक दृष्टांत के रूप में है, उन्हें दृष्टांत के रूप में उनको बताया जाता है। तो अब उन्होंने धैर्य रखा होगा ना, जब उन्होंने प्रथम बार ये प्रयास किया होगा तो पूरा संसार हंसा था कि अरे यार ये पहाड़ तोड़ने चला है, ये पहाड़ काट के रास्ता बनाएगा, ये भी कोई कार्य है, ये कर सकता है। लेकिन उसने धैर्य बनाया रखा, निरंतरता बनाई रखी, और अपना अनुशासन स्वयं को कि मुझे इस काम को करना ही करना है। तो दुनिया ऐसे हंसती है, कहती है, अगर आप उस कार्य के लिए लगे हुए हैं, और किसी की परवाह मत करिए। मेरा मानना यह कि किसी ऐसी की परवाह नहीं करना चाहिए। आप अपने सकारात्मक लक्ष्य के प्रति यदि समर्पित है ना, तो किसी की परवाह मत करिए, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा जरूर। आपने ऊपर वाला की बात कर दी और यहीं से मुझे एक प्रश्न करने का अवसर मिल गया। जब व्यक्ति, चाहे छोटी परीक्षाओं की बात हो, एक दिवसीय परीक्षाओं की बात हो, चाहे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात हो, जब कोई भी एक्सपीरियंट लगता है तैयारी करने के लिए, तो ऐसा नहीं है सर कि हमेशा उसका मनोबल हाई होगा, हमेशा उसका आत्मविश्वास एक लेवल पे होगा। कभी कभी ऐसा आता है कि अंदर से मन टूट जाता है, व्यक्ति को चारों तरफ केवल अंधेरा दिखता है, उजाले की एक रोशनी भी नहीं दिखती है। उस समय व्यक्ति क्या करे? आपने क्या किया? आपके भी मन में ऐसे बहुत सारे विचार कभी कभी ज़रूर आए होंगे, कभी मन अधीर सा हुआ होगा। उस समय ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हों, वे क्या करें? आपने क्या किया? कौन सा रास्ता अपनाया? आपको उस समय किसने संबल प्रदान किया? देखिए ऐसा है कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, और जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। इसलिए हमारे अंदर, चूँकि हम भी संवेदनशील प्राणी हैं, तो कभी निराशा का भाव आता है, कभी मन में अधीरता उत्पन्न होती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसी अवस्था में किसी व्यक्ति को, यदि वो आस्तिक व्यक्ति है, जैसे मैं बहुत बड़ा आस्तिक व्यक्ति हूँ, मेरी ईश्वर में बड़ा अगाध आस्था है, और मेरा मानना ये है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी शक्ति से हो रहा है। तो मैं ईश्वर में विश्वास रखता था। मुझे ये लगता है, जब मैं कभी भी निराशा के वातावरण में, मैं अपनी निजी बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं अधीर हो रहा हूँ या मेरे अंदर कोई निराशा आती है, तो आपको मैं बताऊँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता अपने पास रखता हूँ और मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत जो है वो भगवद गीता है। आपको बताऊँ, ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, और ये धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ भी है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, धर्मनिरपेक्ष इस सेंस में है कि उसमें जो उपदेशक के रूप में योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, आप श्री कृष्ण को, यदि आप किसी विशेष दूसरे धर्म से भी
संबंध रखते हैं। आप कृष्ण को अल्लाह के तौर पे मान लीजिए, उनको जीसस के तौर पे मान लीजिए। यदि आप सनातनी हैं तो कृष्ण को कृष्ण ही मानिए, या जो भी आप अपने आराध्य मानते हैं। और फिर पूरी भगवत गीता को पढ़िए तो आपको लगेगा कि उन्होंने जो कर्म योग की शिक्षा दी है ना, वो किसी भी हताश व्यक्ति को जीवंतता प्रदान कर सकता है। उसकी रगों में जान लीजिए के लिए उबाल पैदा कर सकता है, मेरा मानना है, अगर आप उस ग्रंथ को पढ़ेंगे। देखिए उसमें अभी वो एक जगह एक श्लोक है भगवत गीता का कि वो कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम वापसी। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय दोनों में समान भाव रह करके कर्म करो पार्थ। अगर ऐसा करोगे तो तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, ऐसा करोगे तो तुम लोक निंदा को प्राप्त नहीं होगे। जीवन में सुख दुख तो होता ही है भाई, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप तो दोनों परिस्थिति आती है, लेकिन संभाव रहिए। हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म में ही है। हमारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पे समाप्त हो जाती है कि हम कर्म करेंगे नहीं करेंगे, हम इस परीक्षा को देंगे या नहीं देंगे। परीक्षा का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता है, कोई किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। मैंने मेंस दिया तो मेरे हाथ में इतना था कि मैं बेहतर तैयारी कर सकूं मेंस की, अच्छे से अच्छा वहाँ रिप्रेजेंट कर सकूं। कितना मार्क्स आएगा ये मेरे हाथ में नहीं था, ये परिणाम भी मेरे हाथ में नहीं था। तो अगर आप इस चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं ना, तो बस केवल और केवल गीता के उस सिद्धांत को मानिए कि कर्म करते जाइए। बाकी फलों की जो चिंता होती है ना, वो छोड़ दीजिए ईश्वर पे। और ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप बड़े निष्काम भाव से रहेंगे, विशेष चिंता नहीं रहेगी कि चलो ठीक है जो होना है वो होगा है। आपने इस पूरी बातचीत को अध्यात्म की तरफ मोड़कर और आपने वो बताया कि क्यों भगवत गीता को विश्व लेवल पर बड़े बड़े हस्तियों ने यह माना है कि वह उन्हें संबल प्रदान करती है। और अगर आज गोरखपुर के एक छोटे से गांव में बैठकर सर्वेश पांडे को गीता यह रास्ता दिखा सकती है कि आप कर्म करिए, परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए और कर्म को इतने मनोयोग से कीजिए कि वह खुद ही आपके सामने परिणाम को परिणित कर देगा। सर, एक बात होती है, जो गांव के कुछ बच्चे होते हैं, होनहार होते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं एक बात ला देते हैं अपने पेरेंट्स से, जो उनसे अपेक्षाएं रखते हैं अपने समाज से कि अरे मैं बहुत बड़े शहर में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं लखनऊ में तो नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं दिल्ली में तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ये बन गया होता। या आप भी सुनते आए होंगे अपने परिवेश में, वातावरण में। और महंगे कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ रहा हूँ, चूँकि आज का जो अत्याधुनिक समय चल रहा है, मैं बड़े किसी लाइब्रेरी में नहीं जा रहा हूँ तैयारी करने। आप किस लाइब्रेरी में गए? आप कौन से बड़े कोचिंग संस्थान से तैयारी आपने किया? कैसा रहा तैयारी का ताना बाना आपका? देखिए मैं किसी लाइब्रेरी में सच में नहीं गया हूँ, मैं किसी कोचिंग संस्थान में नहीं गया हूँ, और मेरी लाइब्रेरी, मेरा कर्म क्षेत्र, जिस कमरे में आप बैठ कर के यह साक्षात्कार ले रहे हैं, यही मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इसी गांव में रह कर के, इसी बंद कमरे में रह कर के, यहीं से मैंने पूरी अपनी तैयारी की है। तो अब ऐसा कोई ये नहीं है कि अगर आप लखनऊ में जा कर के पढ़ रहे हैं, दिल्ली जा कर के पढ़ रहे हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। अब तो गाँव में भी सारी सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली आपको अच्छा मिल रहा है, इंटरनेट की आपके पास सुविधा है। अब तो हमारा गांव एक देखा जाए तो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट अब उभर कर आया है कि वैश्विक गांव बनता जा रहा है, और गांव और शहर में जो अंतर है वो धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। हमारे पास तकनीक एक बहुत बड़ा संसाधन है। पहले होता था कि हमारे मन में कोई जिज्ञासा होती थी, कोई प्रश्न होता था, तो हम सोचते थे कि अमुक गुरु जी से, अमुक व्यक्ति से बात करेंगे, फिर उसका उत्तर ढूंढ के निकालेंगे। आपके पास गूगल है, आप गूगल करिए, आपके पास यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे क्लासेस पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए। तो बहुत सारे संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं। इंटरनेट तो एक बहुत बड़ी मतलब वरदान शक्ति है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप उसका सकारात्मक प्रयोग करते हैं ना, तो आप इसी गांव में बैठकर, और यकीन मानिए सर कि मैंने अपनी सारी जो अपनी पढ़ाई लिखाई की है, जो भी प्रश्नों का मैं उत्तर, जो मुझे नहीं आता था तो मैं केवल गूगल करता था, गूगल से उसका उत्तर ढूंढता था। बहुत अगर उससे भी नहीं आया, यूट्यूब देख लिया, तो इन्हीं जगहों से मिल जाता। तो फिर मेरी किताबें, ये 3 चीज़ मेरे साथी थे, बाकी किसी की आवश्यकता नहीं थी। बाकी बस केवल माता पिता जी का आशीर्वाद रहे, और फिर योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा, बस इन्हीं सब से मेरा सारा काम हुआ है।
अब एक बात आपके विषय और पद से थोड़ा रिलेटेड है लेकिन थोड़ा हटके भी है। एक फिल्म आई वकीलों पर वकालत पे न्यायालय व्यवस्था पे, जॉली एलएलबी, जाली एलएलबी 2 भी आई। पहले में अरशद वारसी थे, दूसरे में अक्षय कुमार थे, और उसमें जो न्यायाधीश है सतीश कौशिक जी, जिनका भी फिलहाल कुछ दिनों पूर्व ही निधन हुआ, क्या उन्होंने अद्भुत सा रोल निभाया है। आपने अगर देखा है आपने, आपको लगता है क्या ऐसे रोल आपको भी निभाने पड़ सकते हैं? देखिए, अभी तो मुझे कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है कि कोर्ट रूम में किस तरीके से कार्यप्रणाली वहाँ की क्या है। मैं जब ट्रेनिंग में जाऊँगा तो वो सारी चीज़ें सीखूँगा। लेकिन फ़िल्म में बहुत कुछ हद तक तो नाटकीयता भी रहती है। फ़िल्म रोचक तरीके से दिखाया जाता है ताकि दर्शकों का मनोरंजन हो सके। उस फ़िल्म में जितनी कॉमेडी वगैरह दिखाई गई है, मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट में उस तरीके से होता है। लेकिन हाँ, एक अच्छी फ़िल्म थी, एक अच्छी सीख दी थी उसमें, और थोड़ा हट के माहौल होता है। उस तरीके का माहौल कोर्ट में उस तरीके से नहीं होता है। न्यायाधीश का पद बड़ा गरिमामय पद होता है, और सामने जो भी अधिवक्ता बंधु होते हैं वो भी बाकायदा सम्मान करते हैं, और न्यायाधीश भी अधिवक्ता की बातों को बड़ी विनम्रता से और बड़ी एकाग्रता से सुनता है ताकि उनकी बातों को सुनकर उसी आधार पर निर्णय दे सके। तो माहौल बड़ा अच्छा रहता है। इस तरीके का माहौल फिल्मों में जिस तरह दिखाया जाता है वैसा पूरी तरह नहीं होता है। एक प्रश्न है, हमारे मित्र हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवारत हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। अच्छा खासा उनका एक शैक्षणिक यूट्यूब चैनल चलता है, बीएड भी हैं, एमएड भी हैं। उनका एक प्रश्न था कि विशेषकर सर्वेश जी के पास अगर आप जा रहे हैं तो पूछिएगा कुछ ऐसे केस जो अगर आपको दिखें आपके कार्यकाल के दौरान, जिसमें आपको सच्चाई मालूम हो कि सच्चाई यह है जो साफ साफ झलक रही है, फिर कानूनी किताबें या कानूनी जो दांव पेच हैं वह आपको कुछ और इंगित कर रहे हों, ऐसे असमंजस की स्थिति में आप क्या करेंगे? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, आपके मित्र ने जो पूछा है। देखिए, एक न्यायाधीश को जहाँ तक मैं समझता हूँ जो कार्य करता है, वो उपस्थित एविडेंस के आधार पे हमें काम करना होता है। हमें हमारे समक्ष जो साक्ष्य है, हम केवल इस आधार पे नहीं कार्य कर सकते हैं कि हमारा मन ये कह रहा है कि नहीं ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति गलत है। अगर पता चला कि साक्ष्य का भार किधर है, हमें साक्ष्य को तौलना होता है। एक न्यायाधीश को साक्ष्य, व्यक्तियों को तौलना नहीं होता, हम साक्ष्य तौलते हैं, एविडेंसेस देखते हैं। लेकिन हाँ, कानून में कहीं कहीं न्यायाधीश को एक विवेकी शक्ति दिया जाता है। जैसे अब जमानत की ही बात कर लीजिए, एक जमानत का अधिकार, तो जमानत के अधिकार बहुत हद तक न्यायालय के में उपस्थित न्यायाधीश के विवेक पर होता है कि वह मामले की परिस्थितियों को देखे और उसमें देखे कि इस व्यक्ति को जमानत दिया जा सकता है कि नहीं दिया जाए, यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। तो ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हमें चूँकि एविडेंस पे काम करना होता है तो हम उसी बेस पर ही काम कर सकते हैं। हम ये पहले से कोई प्रिजम्पशन या कोई आप कहिए कि एक पूर्वाग्रह लेकर नहीं चल सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है। तो हमें साक्ष्य के ही आधार पर, चूँकि हम न्यायाधीश का ये मतलब नहीं होता है कि वो कानून से ऊपर है। हमारे ऊपर भी अगर किसी का शासन हो तो कानून है, तो कानून क्या कहता है उसी आधार पर ही हमें कार्य करना रहता है। यानी आपकी एक जो दायरा है, कानून, भारतीय संविधान जितना आपको अधिकार देता है उसके अंतर्गत ही आप स्वविवेक के अनुसार निर्णय देने के कंडीशन में आएंगे। लेकिन सर एक बात तो होता है कि जो चालाक है, जो धूर्त है, वो एविडेंस जुटा लेता है। जो मासूम है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके ऊपर अत्याचार होता है, वह कानूनी दाव पेच नहीं जानते हैं, गुड़ा भाग नहीं लगा सकते हैं। तो क्या आपने कानून की इतनी पढ़ाई पढ़ी है, आपने इतनी किताबों को पढ़ा हुआ है, आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, जब ऐसी परिस्थिति यदि आती है और एक न्यायाधीश के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया है, अपने पक्ष में साक्ष्य बना लिया है, तो मेरे पास जो भी कानून के अंतर्गत जो भी प्रदत्त शक्तियां होंगी उनका प्रयोग करते हुए मैं सामने वाले पक्ष से उसे अवसर दे सकता हूं कि भाई इस मामले को थोड़े
विलंब कर दिया जाए, थोड़ा इसे पोस्टपोन कर दिया जाए, इसे इसका स्थगन कर दिया जाए। दूसरे पक्ष को और मैं अवसर दे सकता हूं कि आप समय लीजिए, आप साक्ष्य को इकट्ठा करिए, जुटाइए। मैं संबंधित जो भी पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं उन्हें मैं दोबारा ये कर सकता हूं कि आप इससे संबंध में साक्ष्य ढूंढ करके लाइए। तो मेरे पास यही अधिकार हैं जी, एक न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ करके इससे ज़्यादा कार्य मैं नहीं कर सकता हूं, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास यही शक्ति है। जो देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मैं वही कार्य कर सकता हूं जो शक्तियां मुझे कानून के द्वारा मुझे दी गई हैं। न्यायाधीश भी बंधा हुआ व्यक्ति होता है। आप इस आधार पे हम कार्य नहीं कर सकते हैं कि हमारा अंतर्मन क्या कहता है। यदि अंतर्मन के आधार पर, देखिए इसका एक दूसरा भी पहलू है ना, क्योंकि अगर अंतर्मन मेरा मान ले तो इसका मतलब है कि न्यायाधीश पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है। तो वो पूर्वाग्रह, अब किसी आपने जो उदाहरण दिया, यदि कोई दूसरा व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है और ये कह दूं कि इस व्यक्ति को तो मैं बड़ा पसंद करता हूं, वो मेरे सामने खड़ा है, तो मैं क्या अपनी पसंदगी के आधार पर उसके पक्ष में निर्णय दे सकता हूं? तो मुझे तो निर्णय इस आधार पर देना है कि एविडेंस क्या है। अगर मेरा पसंदीदा व्यक्ति भी, देखिए न्याय करना बड़ा कठिन कार्य होता है। आपके सामने यदि आपका कोई पसंदीदा व्यक्ति, आपके परिवार का सदस्य भी यदि खड़ा है, तो न्याय का मतलब ये होता है ना कि आप यदि वो अपराध किया है तो उसको भी दंड देने की साहस रखिए। अपनी इस सफलता में ऐसे कौन से लोगों को याद करना चाहेंगे, चाहे वो आपके परिवारजन हों, आपके मित्र हों, आपके गुरुजन हों, जिन्हें आप ज़रूर याद करना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, इस सफलता के पीछे मैं तो सबसे बड़ा श्रेय अपने परिवारजनों को देना चाहूँगा, मेरे माता पिता का आशीर्वाद। और एक कहावत कहा गया है ना कि बाढ़े पूत पिता के धर में और खेती उपजे अपने कर में। तो मेरे पिताजी बड़े सात्विक हैं, बड़े मतलब कर्मशील व्यक्ति हैं। मैं उनसे हमेशा प्रेरित होता हूँ और उनका आशीर्वाद है। मेरी माँ गृहिणी हैं, उनका आशीर्वाद है। मेरे भाई बहनों का, परिवार ने मुझे वह अवसर उपलब्ध कराया, मुझे वह फुर्सत के पल दिए जिससे मैं अध्ययन कर सका। उन लोगों का विशेष योगदान है। मैं अपने गुरुजनों के प्रति, जिन्होंने मुझे लॉ के संबंध में हमारी एक साधारण आधारभूत समझ विकसित किया, उन लोगों के प्रति मैं उनका श्रेय देना चाहता हूँ। और अंत में इन सबसे ऊपर हट करके मैं जिसे अपना आराध्य मानता हूँ, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनकी वजह से मैं अगर ये कुछ भी कर पा रहा हूँ या आपके समक्ष बैठ करके अगर मैं साक्षात्कार भी दे पा रहा हूँ, सब कुछ जो भी सामर्थ्य है, जो भी वो है, मैं मानता हूँ सब उनके द्वारा प्रदत्त है। भगवत गीता का एक श्लोक है, मैं आपको बताना चाहूँ कि एक जगह वो कहते हैं कि जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववतामहम। अर्थात जीतने वाले की जो जीत की इच्छा होती है वो भी मैं ही हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय मैं ही हूँ, और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव भी मैं ही हूँ, सामर्थ्यवान पुरुषों का सामर्थ्य मैं भी हूँ, और मनुष्यों के अंदर जो चेतना है वो भी मैं ही हूँ। तो वो जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ वो सब उनकी शक्ति का ही परिणाम है, उनकी कृपा का ही परिणाम है। तो सबसे बड़े मेरे प्रेरणा स्रोत योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनकी अद्भुत वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी। यदि लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट हमारे इस इंटरव्यू को, हमारी इस बातचीत को देख रहे हो, तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में कैसे प्रश्न होते हैं, किस किस विषयों से प्रश्न आते हैं कानून के, और दूसरी बात आप ये बताएं कि आपके प्री और मेंस की तैयारी कैसे रही। तो सबसे पहले कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा प्रश्न किस विषय से ज़्यादा टच किए गए थे, उठाए गए थे? देखिए, जो साक्षात्कार होता है उसकी कोई ऐसी परिसीमा नहीं होती है कि ये बता दिया जाए कि, लेकिन बेसिकली जो भी सवाल होते हैं साक्षात्कार के, वो लॉ से ही होते हैं। करंट इशूज से भी सवाल पूछे जा सकते हैं और हर पर्सन से अलग अलग सवाल हो सकते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सवाल जो मुझसे पूछा गया है वही सवाल आप अगले व्यक्ति से भी पूछा जाएगा। अलग अलग सवाल होते हैं, लेकिन जो बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं वो कानून के क्षेत्र से ही पूछे जाते हैं। जो मेरा साक्षात्कार हुआ था, मेरा साक्षात्कार लगभग 20-22 मिनट चला था। डॉक्टर ए.के. वर्मा सर के बोर्ड में मेरा साक्षात्कार हुआ था, और मुझसे जो मुख्यतः जो प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 50% सवाल मुझसे ज्यूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र से पूछे गए थे। विधि शास्त्र जो होता है वो लॉ का फिलॉसफी होती है, लॉ का दर्शन होता है, उससे पूछे गए थे।
फिर मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन से, सीआरपीसी से इंडियन एविडेंस एक्ट से सवाल पूछे गए थे मुझसे, पीसीपीएनडीटी एक्ट से पूछे गए थे सवाल। तो इस तरीके से 5-6 विषयों से मुझसे सवाल पूछे गए थे और 20-25 मिनट तक ये मेरा ऐसा साक्षात्कार रहा था और मेरा साक्षात्कार बहुत बढ़िया हुआ था मेरा साक्षात्कार वहाँ पे। प्री की तैयारी आपने किस रणनीति के तहत की थी, और जब प्री में आपको पता चला कि आप क्वालिफाई कर गए तो उसके बीच में मेंस का कितना अंतराल था, कितना समय मिल पाया, और फिर आपके अंदर किस प्रकार से ऊर्जा है कि नहीं मुझे अब नई रणनीति पे काम करना है? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई की निरंतरता कभी भंग नहीं की थी और मैं ये सलाह देना चाहूँगा अपने सभी मित्रों की, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आप कभी अपनी निरंतरता को भंग मत करिए। हो सकता है वैकेंसी आने में विलम्ब हो जाए, लेकिन आप निरंतरता को भंग न करिए। कहा जाता है ना कि अनभ्यासे विषम विद्या। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो वो विद्या आपके लिए जहर हो बन जाती है, नहीं समझ में आती है फिर। तो आप अभ्यास को हमेशा जारी रखिए। मैंने अभ्यास को जारी रखा और जब ये विज्ञप्ति आई 10 दिसंबर 2022 के दिन, तो उसी दिन से मैंने इसके पहले भी मैं प्री की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने प्री की जो तैयारी अपने की है, आपने जो सवाल किया है, प्री के लिए मैंने जो भी बेयर एक्ट्स होते हैं, लॉ के बेयर एक्ट्स होते हैं, उनको बेयर एक्ट्स को बड़े बारीकी से मैंने उसको पढ़ा और जो भी केस लॉज होते हैं उन केस लॉज को नोट डाउन किया और फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रैक्टिस किया। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है तैयारी के दृष्टिकोण से, और जो भी लॉ के हमारे विद्यार्थी होंगे जो ये आपके इस वीडियो को देखेंगे, इस साक्षात्कार को, जीएस सामान्य अध्ययन ये बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि देखिए, लॉ के एक स्टूडेंट को क्या, वो पूरा लॉ पढ़ता रहता है लेकिन वो दूर हो जाता है इतिहास से, भूगोल से, सामान्य विज्ञान से। लेकिन आपको, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जीएस पे विशेष फोकस करते रहिए। इस बार जो हुआ है तैयारी, बहुत से लोगों के जीएस इतना कम हुआ है कि जीएस के वजह से वो प्री की परीक्षा से ही बाहर हो गए, और जब आप प्री से ही बाहर हो जाएंगे तो आप मेंस नहीं लिख पाएंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो अगर आप, इसलिए आप जीएस पे विशेष फोकस करिए। मैंने अपनी जीएस की भी अच्छे से तैयारी की। करंट अफेयर्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आपके जीएस का एक बड़ा हिस्सा करंट अफेयर से आ रहे हैं। इस बार आयोग ने 9 माइनर लॉज भी ऐड किया है, उसकी भी तैयारी आपको करनी होगी। तो करंट अफेयर्स पे ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। मैंने करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि का जो आता है वीडियो जो भी आते हैं, वो मैंने करंट डेली वीडियोज़ जो आते हैं डेली बेस पर, वो मैं देखता था। फिर मैंने घटना सार, घटना चक्र, इन सब की भी पढ़ाई करता था। तो इस तरह से मैंने जीएस पे विशेष फोकस किया था ताकि मैं प्री निकाल सकूं। और इस वजह से मेरा प्री में इतना अच्छा अंक आ गया था ना कि जब मैं अपने दोस्तों मित्रों को जो भी मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका तो एकदम तय है, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। हाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सिक्योर पोजीशन पर पहुंच गया था। जितना मैंने आप चूँकि प्री दे करके जब आते हैं तो आपको तो ये पता लगता है कि आप, नहीं एहसास नहीं, चूँकि आप अपने नंबर वो कर सकते हैं ना, आप काउंट कर सकते हैं कि अब कितने प्रश्न सही हुए हैं और उस हिसाब से आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्री की परीक्षा में माइनस मार्किंग भी होता है। तो आप जिन प्रश्नों पर अच्छे कॉन्फिडेंस हों उन्हीं प्रश्न को चूज करिए, अन्यथा माइनस मार्किंग के चक्कर में बहुत से लोगों के नंबर बहुत कट जाते हैं। तो ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपने एक सवाल जो दूसरा किया है कि मुख्य परीक्षा का, मुख्य परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है और जो सारा मेरिट तैयार होता है ये मुख्य परीक्षा पर ही होता है। प्री परीक्षा के अंक जोड़े नहीं जाते हैं, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। मुख्य परीक्षा के लिए मैंने क्या किया था कि अपने 10-15 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर थे अनसॉल्व ले आया, सारे पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, उन सबको मैंने नोट किया और 10-15 साल के समस्त प्रश्न पत्रों का उत्तर, चाहे वो किताब से हो, इंटरनेट से हो, जहाँ कहीं से भी हो, मैंने ढूंढे, उनको इकट्ठा किया और फिर उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करता रहा। मैं पूरे दिन भर लिखता था, 8 से 10 घंटा मैंने लिखने की प्रैक्टिस की थी। पूरे दिन भर लिखता था और रात को रिवीजन करता था। यही मेरा ये था, दिन भर लिखिए और रात को रिवीजन करिए 12-1 बजे तक, जब तक आपकी जगने की क्षमता है उस समय। तो यही मेरी ऐसी रणनीति थी। आप 10-15 साल का पेपर उठाइए, उस पेपर को सॉल्व करिए। इसमें यह भी बताना चाहूँगा कि एक निबंध का भी पेपर होता है जो कि काफ़ी अच्छा स्कोरिंग होता है। हिंदी में निबंध लिखना होता है और एस्से का पेपर होता है, तो निबंध होता है, लैंग्वेज का जो पेपर होता है। तो आप निबंध लेखन के लिए, लेकिन उसके लिए भी फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी जीएस पे अच्छी पकड़ नहीं होगी आप अच्छा निबंध लेखन भी नहीं कर सकते हैं। आप सामान्य विषयों पे जितना अधिक पकड़ रखेंगे आपकी निबंध लेखन की कला उतनी भी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात, जो लोग भी मित्र हमारे तैयारी कर रहे हैं,
आप लिखने की प्रैक्टिस विकसित करिए, क्योंकि 3 घंटे का जो समय होता है और इतने प्रश्न होते हैं ना कि यदि आपने लिखने की अच्छी स्पीड नहीं, और स्पेशली हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए, क्योंकि हिंदी में लिखना थोड़ा और भी टफ, हमें मात्राएं देनी पड़ती है, बहुत कुछ। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है अच्छे से ना, तो आपको आता हुआ प्रश्न भी छूट जाएगा। और उससे बड़ा जान लीजिए दुखद कुछ नहीं होता है कि अगर आता हुआ प्रश्न छूट जाए, क्योंकि यहाँ 1 नंबर 2 नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं, तो ये बड़ा दुख होता है। तो खूब लिखने की प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा हो लिखिए, और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान दीजिए। और इस तरह से निरंतर अगर आप लगे रहेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। मेरी सभी के साथ ये शुभकामनाएं हैं। आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया अपना निकाल कर, और हमारे दर्शकों तक और उन बच्चों तक यह बातें पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मगर जाते जाते एक प्रश्न जो हमारे इस संवाद कार्यक्रम का मोटो है, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आपके दृष्टि में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? एक आदर्श समाज की क्या ही कोई परिभाषा दी जा सकती है, लेकिन फिर भी एक ऐसा आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है ना, जो कहता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, एक ऐसा समाज स्थापित हो जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, जिसमें बंधुत्व की भावना हो, जिसमें समरसता हो, भ्रातृत्व हो, जिसमें धर्म के आधार पर कोई विभेद न हो, जातियों के आधार पर कोई विभेद न हो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भावना हो कि सामने वाला व्यक्ति भी मेरी ही तरह महत्वपूर्ण है, जाने कि मैं भी मानव हूँ तो वो भी मानव है। तो ये संवेदना यदि मनुष्य के अंतर्गत है तो वही आदर्श समाज हो सकता है, जहाँ आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, भ्रातृत्व की भावना हो, सहयोग हो, और लोग एक दूसरे की मदद करें। मुझे लगता है वही आदर्श समाज हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जन मुद्दा द जीरो मीडिया से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको। सुना, इस बातचीत को सुनकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।